हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हमारे साथ है साहिल। तो ये अभी अभी खारगर से पास आउट हो चुके हैं। तो इसके बारे में जानेंगे पूरे डिटेल में, उनका क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी था ड्यूरिंग कोर्स, या फिर क्या क्या चीज़ें उन लोगों ने किया, या फिर क्या नहीं करना चाहिए आपको कोर्स के ड्यूरिंग। तो कोर्स के ड्यूरिंग क्या प्रिपरेशन रहना चाहिए, इसके बारे में ये वीडियो रहने वाला है। ये खारगर से पास आउट हो चुके हैं, तो मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि खारगर सेंटर के बारे में अगर कुछ जानना है तो तुम वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो उसमें आपको आइडिया आ जाएगा कि खारगर सेंटर लेना है या फिर नहीं लेना है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, तो आपको उसमें आइडिया आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ बातें करेंगे कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी थी उनकी, या फिर उनको क्या दिक्कतें आई, तो इसके बारे में। तो पहले एक ब्रीफली इंट्रो दे दो साहिल आपका कि हाँ, कहाँ से, Yeah. मतलब नाम है, कहाँ से हो तुम, या फिर कौन से सेंटर से पास आउट हो, इसके बारे में बता दो। Okay. Firstly, thank you, Satish, for inviting me here. And hello, everyone. I am Sahil Manoj Bhagwat. I have been passed out from Kharghar Center, September 2020 batch. I undertook the DAC one. I belong from mechanical background. I am currently working with Amdocs now. That's it, all about me. तो फर्स्टली अभी कॉन्ग्रेचुलेशन कि Thank you. मैकेनिकल मैकेनिकल के होकर भी मतलब हो गया आपका प्लेसमेंट होगा ना, तो उसके लिए। और जिनको सबसे ज्यादा मतलब डाउट्स होते हैं लाइक मैकेनिकल का बंदा है तो नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में बात करेंगे वीडियो। जैसे साहिल मेक बैकग्राउंड से बिलोंग करता है तो वो अच्छे से आपको बता पाएगा कि उसके क्या एक्सपीरियंसेस थे। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना गाइस, टाइम निकाल के, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बच्चे देखते हैं लेकिन बहुत मतलब कम समय के लिए देखकर छोड़ देते हैं वीडियो को। एक बार वीडियो देख लो, टाइम है तो, ताकि आपको पूरा मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। तो गाइस, साहिल, तो मुझे सबसे पहले ये सवाल है कि आपके लिए कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका सीडा का, इसके बारे में बता दो। ओवरऑल सीडैक तो बहुत एक रोलर कोस्टर के जैसा था। बहुत अप्स रहते हैं, बहुत डाउन्स रहते हैं। होगा नहीं होगा, कैसा जाएगा पूरा जर्नी, 6 मंथ से हो पाएगा नहीं होएगा। सेल्फ डाउट भी बहुत रहता है, पर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होता है उसी के साथ साथ। तो इट्स काइंड ऑफ अमेजिंग जर्नी कि हाँ, एट द एंड यू विल गेट योर रिजल्ट्स एज पर यू परफॉर्म। ऐसा समझ के चलो, यू आर इन अ रोलर कोस्टर। अप्स एंड डाउन्स बहुत है इसमें। ओके ओके। तो सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ मैं, एज अ मैकेनिकल बैकग्राउंड से स्टूडेंट होके क्या दिक्कतें आती है स्टूडेंट को ड्यूरिंग कोर्स, और तुम्हें क्या दिक्कतें आई थी। मेरा फर्स्ट बैरियर ऐसा था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये क्वेश्चन था। मीन्स मैं ज्यादा दूसरों के साथ कंपेयर करने को देख रहा था खुद को कि आईटी का वो कर रहा है तो मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। ये मेरे साथ पूरा ऑलमोस्ट 1.5 मंथ चला। पर जैसा जैसा मैं जर्नी को फॉलो किया, मैंने प्रोसेस को फॉलो किया और मैंने स्टॉप किया सब लोग के साथ कंपेयर करना, तो मेरा ऑलमोस्ट 70 to 80% वहीं पर सब चीजें, मतलब एक काइंड ऑफ टेंशन मेरा वहां पे खत्म हो गया कि हाँ, अगर मैंने आज कुछ एक चीज सीखा है तो मुझे उसमें और थोड़ा आज के आज डेवलप करना है। कल मैं कुछ और नया कंसेप्ट सीखने वाला हूँ। तो बस यही चीज है कि कंपैरिजन वाज द फर्स्ट मोस्ट बिगेस्ट बैरियर फॉर मी। और जैसा मैंने वो स्टॉप किया, द थिंग्स वेंट ऑन वेरी स्मूथली। तो वही ज्यादा मतलब बहुत सारे बच्चों को यही सवाल होता है लाइक मैकेनिकल से तो करे या नहीं करे, कैसा होगा, प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। तो अभी मुझे ये बता दो कि लाइक आपका स्ट्रैटेजी क्या था प्रिपरेशन के ड्यूरिंग, क्या चीजें कैसी करनी चाहिए, या फिर इस ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या थी कि किस तरह से जाना चाहिए ताकि मतलब एंड में एक रिजल्ट अच्छा आए। तो क्या दिमाग में चल रहा था ड्यूरिंग कोर्स तुम्हारे। ड्यूरिंग तो ये था कि सबसे पहले डोंट गो फॉर द फाइनल रिजल्ट्स की प्लेसमेंट्स होगा नहीं होगा। सीडैक में हो तो प्लेसमेंट्स होना है, ये पहली चीज है। बिकॉज द रिजल्ट्स विल ऑलवेज पुल यू बैक कि होगा नहीं होगा, तो कीप दैट थिंग असाइड। सेकेंडली मेरा ऐसा था, आज अगर फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रिंग पढ़ा है तो मुझे आज के आज स्ट्रिंग को एक ऐसे लेवल तक लेके जाना है कि हाँ, कल अगर स्ट्रिंग का और कुछ पार्ट उसके साथ एक कोलैबोरेटिंग पार्ट है, उसके एसोसिएट पार्ट है, तो मुझे वो जल्दी ग्रास्प होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आज स्ट्रिंग है और अगर कल के हाफ टाइम से अगर मेरा फॉर एग्जांपल कलेक्शन स्टार्ट होना है तो सीधा कलेक्शन पे जंप नहीं करना है। गो विद द स्ट्रिंग, वो करो, आज के आज टॉपिक्स तुम पूरे कवर कर लो। सेकेंडली कोडिंग्स पे हैंड्स ऑन हो जाओ, एटलीस्ट 5 से 6 प्रोग्राम जो आज तुम्हारा टॉपिक कवर हुआ है उसके ऊपर तुम टाइप करो। गलत तो गलत, पर एटलीस्ट सिंटैक्टिकली तुम करेक्ट हो जाओ।
बस मैंने ये अप्रोच फॉलो किया था वाइल मेरे नॉर्मल प्रिपरेशंस के टाइम पे। तो इसके बारे में बता दो कि जैसे मैकेनिकल के स्टूडेंट है तो कोडिंग से डर होता है बच्चों को। हाँ, ज़्यादा मतलब अभी तुम ज़्यादा मैकेनिकल के स्टूडेंट हो उसके रिलेटेड थोड़ा-सा ज़्यादा बातें करेंगे ताकि जो मैकेनिकल के बच्चे देख रहे हैं उन्हें ज़्यादा हेल्प हो जाए। या फिर बाकी नॉर्मल भी जो चलेगा। बच्चे देख रहे हैं उन्हें भी ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे कोडिंग कोडिंग कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर इंटरव्यू क्रैक करना है या फिर टेक्निकल राउंड क्रैक करना है, तो कोडिंग का कितना इम्पोर्टेंस है? किस लेवल तक आपको सीखना चाहिए? और एज़ अ मैकेनिकल बैकग्राउंड स्टूडेंट तो तुम्हें क्या दिक्कत आ रही थी ड्यूरिंग कोडिंग की या फिर तुमने उसे ओवरकम कैसे किया? कोडिंग अगर देखा जाए तो इट्स काइंड ऑफ अ पार्शियल थिंग। कोई भी ये नहीं देखेगा कि हाउ वेल यू आर एज अ कोडर। कंपनी ये देखेगी कि अगर एक प्रॉब्लम है तो तुम कौन से क्या सॉल्यूशन देते हो उसके लिए, क्या ऑप्टिमम सॉल्यूशन रहेगा, क्या बेस्ट सॉल्यूशन तुम्हारे साइड से आएगा। इट्स ऑल अबाउट द लॉजिकल थिंकिंग। अगर बात बोलूँ तो सिंटैक्सेस सब तो इंटरनेट पे अवेलेबल है। इट्स ऑल अबाउट द वे यू थिंक कि अगर मान लो कि तुम्हें एक 100 जन का लिस्ट बनाना है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें यू कैन गो विद द एरेज़, यू कैन गो विद एरे ऑफ स्ट्रिंग, कलेक्शंस है, लिस्ट है, ये है, वो है। तो तुम उसमें से क्या पिक कर रहे हो, क्यों पिक कर रहे हो, ये सब तुम्हें एक्सप्रेस करते आना चाहिए कि हाँ, दिस इज़ माय सॉल्यूशन, आई हैव I want to go with this thing. Not necessarily कि coding में 100 on 100 हो. Even if you compile your code, that's more than enough for them. Because compile हो रहा है मतलब हाँ टेस्ट केसेस और वो जो जो भी है पैरामीटर वो भी होना ही आगे जाके। तो इट्स ऑल अबाउट द थिंकिंग, जस्ट नॉट दैट कि हाँ कि अगर तुम्हें बोला कि चलो एक स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट करके दिखाओ एरे में, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, इट्स गुड, कंपाइल हो रहा है, बस हो गया। एटलीस्ट वो लेवल तक तो एक मैकेनिकल स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशंस होती है कि हाँ एटलीस्ट योर कोड शुड गेट कंपाइल्ड प्रॉपर्ली एंड यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन यही क्यों तुमने लिया है ऐसा। ओके, ओके। तो अभी ये बता दो स्पेशली अ, जैसे सीसीई का जो एंड एग्ज़ाम होता है उसके ऊपर भी बहुत सारा डिपेंड होता है कि लाइक आपके प्लेसमेंट के फॉल्स भी उस ओके पर डिपेंड होते हैं। तो ओके। स्पेशली सीसीई के प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी या फिर क्या अलग से किया था? या फिर डेली क्या करना चाहिए या फिर एंड में करना चाहिए? इसके बारे में बता दो। डेली अगर देखा जाए तो जैसे मैंने पहले एक आंसर दिया कि एक टॉपिक है तुम्हारे को आज पढ़ाया गया है, तो उसके ऊपर मैक्सिमम ऐसा कुछ रीड करो कि एटलीस्ट 3 टू 4 पेजेस एक फ्रूटफुल चीज़ तुम उसके बारे में रीड करो। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हुआ कि व्हाट इज़ हैश मैप? तो हैश मैप के ऊपर अच्छा एक खुद का पॉइंट्स बनाओ, वो गो थ्रू करो। इंटरनल मतलब एक सीसी इज़ ऑल अबाउट रीडिंग। तुम जितना रीड करोगे तुम उतने एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। और सीसी का एक मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा कि जस्ट डोंट गो विद द सेट ऑफ एमसीक्यूज़। जितना टॉपिक्स को रीड करोगे, गो थ्रू करोगे, दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर यू। एंड एट द एंड में इतना ही है कि एक एलएमआर करके है, लास्ट मोमेंट रिवीजन। जो तुम डे 1 से कर रहे हो ना, उसमें से एक हाइलाइट पॉइंट्स बनाओ कि हाँ, हैश मैप में से ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। सॉर्टेड में मतलब वो सॉर्टेड ही रहता है उसका। तो ऐसा सब चीज़ निकाल के दैट विल हेल्प यू आउट। क्योंकि सीसीई के हार्डली 15 दिन पहले तुम्हारे पास टाइम रहता है और 6 महीने का 15 दिन में पूरा पढ़ना इट्स नॉट दैट पॉसिबल। लास्ट में तो मतलब स्निपेट्स रहते हैं, तुम्हें स्निपेट्स भी गो थ्रू करना होता है। बेस्ट पार्ट इज़ हाइलाइट द थिंग्स। लास्ट के 10-15 डेज़ जो भी तुम्हें मिल रहे हैं, तो वही सिर्फ तुम गो थ्रू करना है। दैट्स मोर देन इनफ। ओके, ओके। तो अगला सवाल है तो साहिल मुझे इसके बारे में बता दो लाइक ओवरऑल प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस कैसे था या फिर प्रोजेक्ट कैसे चूज़ करना चाहिए या फिर किस बेसिस पे चूज़ करना चाहिए? और कितने लोग होते हैं प्रोजेक्ट में? यार तुम्हारा पार्ट क्या ओके। था करना है? इसके बारे में थोड़ा-सा बता दो कि बच्चे क्या करते हैं जैसे जॉइन हो जाते हैं ना सेंटर, तो तभी से हुँ, हुँ। सोचने लगते हैं यार प्रोजेक्ट क्या करना है? सीसी का प्रिपरेशन कैसे करना ओके। है? तो ये सही चीज़ है या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए? इसके बारे में बता दो। बीइंग अ नॉन आईटी स्टूडेंट इनिशियल डेज़ में प्रोजेक्ट के बारे में मत सोचो। जब तुम्हारा एडवांस का पार्ट खत्म हो जाएगा, तब तुम्हें टाइम मिलता है, ग्रुप फॉर्म होते हैं, मिनिमम 6 स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। तो तब ऐसा कुछ सोचो प्रोजेक्ट के बारे में फर्स्टली कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एंड व्हाट सॉल्यूशन यू कैन प्रोवाइड। विद दैट सॉल्यूशन तुम उसमें
सारा चीजें दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो वो चीजें सोचो, और तुम कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। लाइक अपने पास बहुत सारा चीजें जावा है, स्प्रिंग है, ये है वो है, पर व्हाट हैज टू बी यूज्ड और हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और दिए हुए टाइम पीरियड में हम डिलीवर कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो ये सब तुम्हारा एक माइंडसेट रहना चाहिए व्हाइल पिकिंग अप योर प्रोजेक्ट। इनिशियल डेज में नॉट नेसेसरी कि डे वन पे ही तुम सोचो, क्योंकि बहुत सारी अलग-अलग चीज़ रहती है। 6 महीने में 6 अलग आइडियाज़ आएँगे तुम्हें। तो गो विद द फ्लो, जब एंड में तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब जाके प्रोजेक्ट्स के ऊपर शुरू करो। और रही बात, तो मैंने पूरा मतलब मेरा बैक एंड का पार्ट था और प्लस पार्शियली मैंने फ्रंट एंड पे भी काम किया था उसमें। ओके, ओके। तो ऐसा सब चीज़ था प्रोजेक्ट। तो अभी ये बता दो लाइक प्रोजेक्ट पे काम कर लिया तो प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ड्यूरिंग टेक्निकल इंटरव्यू बोलो या फिर जो भी इंटरव्यूज़ होते हैं, तो प्रोजेक्ट का कितना इम्पोर्टेंस रहता है वहाँ पर? कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है, जो जो डोमेन पे कंपनी आ रही है। अभी मान लो कि कंपनी आ गई जावा पे, कंपनी ऑब्वियसली तुम्हें पूछेगी कि तुम्हारा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो। कभी-कभी ऐसा हो जाता है सिर्फ प्रोजेक्ट के एक्सप्लेनेशन ही तुम्हारा 40 टू 45 मिनट्स चलता है। इफ यू आर थरो विथ योर प्रोजेक्ट, तो कंपनी ये नहीं पूछेगी कि मुझे ये टॉपिक बता, मुझे वो टॉपिक बता, क्योंकि एक सेंस आ जाता है कि हाँ, अगर स्टूडेंट ने किया है, अगर वो इतना नॉलेज रखता है, then yes, he is well equipped with what he has। डिपेंड करता है। हाँ, इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है, अगर प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लेता है स्टार्टिंग में ही तो फिर अगर अच्छे से किया है तो हम बता सकते हैं या फिर जैसे तूने बताया डिपेंड ही करता है। तो बराबर, अभी बराबर। तो अभी अगला क्वेश्चन इसके बारे में बता दो कि तुमने कोडिंग प्रैक्टिस के लिए क्या चीज़ें किया था? कौन-सी वेबसाइट या फिर कहाँ से किया था प्रिपरेशन या फिर क्या ये था? कोडिंग प्रैक्टिस तो मैंने 2 प्लेटफ़ॉर्म्स तो सबसे पहले अडॉप्ट कर लिए थे एज़ सून एज़ पॉसिबल। एक है हैकर रैंक और सेकंड है हैकर अर्थ करके, ये ओके, 2। और रही बात कुछ पढ़ने के लिए या फिर कुछ जैसा W3 स्कूल है, जावा टी पॉइंट है, जावा ट्यूटोरियल्स है, ये सब में से मैंने बहुत सी चीज़ ली थी। हाँ, दे आर मोर देन सफिशिएंट, मैं तो यही कहूँगा पढ़ने के लिए। कोडिंग प्रैक्टिस में क्या होता है, बच्चों को अभी सबसे ज़्यादा सवाल बीइंग अ मैकेनिकल हाँ, स्टूडेंट हो या फिर कोई भी ब्रांच से भी रिलेटेड हो। क्योंकि अगर जैसे देखा जाए ओके, ना कंप्यूटर साइंस वालों का थोड़ा-सा बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ओके, उनको भी कोडिंग उस लेवल की आती है ना कि यार चलो फटाफट कुछ दे दिया तो सॉल्व कर दिया, ऐसे नहीं होता है उनके लिए। क्योंकि बराबर। इंजीनियरिंग में बच्चे क्या करते हैं सबको पता होता है। तो इसके बारे में बता दो, जैसे कोडिंग प्रैक्टिस कोई करता है स्टार्टिंग में, तो लॉजिक लगता नहीं है। तो तुम्हें भी हाँ, प्रॉब्लम आई होगी कि यार मतलब कैसे करें? कभी-कभी हाफ एन आवर बैठ जाओ, मतलब एक लाइन भी नहीं लिख पाते कि यार इसके आगे लिखना क्या है? तो इसे टैकल कैसे किया था ओके, तुमने? हाँ। क्या टिप्स देना चाहोगे बच्चों को? मेरे सबसे आईडी पे हैंड्स ऑन होने से पहले ऑलवेज़ यूज़ द पेन एंड पेपर। हुँ, जो है, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल है, लिंक लिस्ट का कोई सॉल्यूशन है, नहीं मिल रहा है, तो एक डिज़ाइन बनाओ उसका। ये पहला है, सेकंड है, थर्ड है। पेन पेपर पे तो अगर मुझे यहाँ डालना है, तो हाँ, यहाँ एक एरो बनाओ, मुझे हुँ, यहाँ इंसर्ट करना है, फिर उसका एक रफली लिखो कि ऐसा-ऐसा है, देन गो विद द आईडीज़। ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। इससे 2 चीज़ होएगी, यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन अ बेटर वे एंड प्लस तुम उसे जैसा लिखते हो ना, जैसा-जैसा लिखोगे तुम्हें याद भी रहेगा कि हाँ, अगर मैंने यहाँ पे गलती किया था एट द टाइम ऑफ राइटिंग आल्सो, तुम आईडी पे लिखते टाइम भी वो चीज़ अवॉइड करोगे, अरे नहीं ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा होना चाहिए। तो एक दैट्स स इट, पेन पेपर एक इज़ द मस्ट थिंग। एक सेंस ऑफ लॉजिक बिल्ड होता है दिमाग में कि यार मतलब ये चीज़ें ऐसी बराबर, हो रही है तो ऐसे कर सकते हैं हम। तो बराबर, लाइक मेरा बराबर, मेरा एग्ज़ैक्टली। पर्सनल मेरा पर्सनल मतलब ये एक्सपीरियंस ये है कि लाइक बच्चों को कोडिंग के लिए कैसा हो जाता है, कोडिंग के लिए तुम्हें टाइम देना होता है, हुँ, एक तो प्रैक्टिस करनी होती है, ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर तुम कुछ कर नहीं रहे हो तो होगा नहीं और कोडिंग के लिए एक ही सॉल्यूशन है प्रैक्टिस। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हैंड्स ऑन हो जाओगे कि यार फटाफट लिख दो। ज़्यादा मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है बाद में। इनिशियली बहुत प्रॉब्लम्स आएँगी लॉजिक डेवलप मतलब बिल्ड करने में। प्रैक्टिस करते जाओगे तो हो राइट, जाएगा। तो अभी बराबर। अभी इस पे बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो सवाल बच्चों को रहता है
कि गैप कितना मैटर करता है, या फिर बीइंग अ मैकेनिकल स्टूडेंट कितना मैटर करता है, या फिर किसी के 60 से कम परसेंटेज है तो कितना मैटर करता है ड्यूरिंग प्लेसमेंट्स। तो इसके बारे में बता दो, ओवरऑल तुम्हें क्या लगता है कि लाइक। अगर प्रॉपरली एनकैप्सुलेट करूँ ये आंसर को तो एक लाइन में, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द कंपनी, इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। एमएनसी आ रही है, एमएनसी के पास अगर सिर्फ 5 से 10 सीट्स है, क्वांटिटी ज़्यादा है एंड दे डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम, तो फिल्टर्स बहुत रहेंगे। लाइक इफ अगर तुमने 10th किया है, 10th के बाद डिप्लोमा किया है, इंजीनियरिंग की है, तो कभी कभी वो लोग क्या बोलेंगे, वी वांट 10th, वी वांट 12th, वी वांट डिप्लोमा एंड देन वी वांट इंजीनियरिंग ऑल्सो थ्रू आउट 65+। तो इसमें कैसा हो जाएगा कि हाँ, उनको कम से कम बच्चे मिलेंगे तो उसमें से ही वो फिल्टर करेंगे, पूछेंगे और चले जाएंगे। और हाँ, अगर कोई कंपनी है जैसे मास रिक्रूटर है, बहुत सारे मास रिक्रूटर्स भी आते हैं, तो उनका कैसा है कि हाँ, 10th में 60, डिप्लोमा डिप्लोमा या फिर 12th उसका, डिप्लोमा किया है तो उसका एग्रीगेट रहना चाहिए 60+, 12th किया है तो 55+, एंड देन इंजीनियरिंग 60+, एंड देन सीसी 55+ भी चलेगा। अभी मास रिक्रूटर है तो उन्हें कम से कम 25-30 बच्चों लोग की तो रहेगी डिमांड। तो फिर वो 20-30 बच्चे लोग के लिए आराम से वो 120 बच्चे लोग को तो भी इंटरव्यू करते हैं, एंड उनके पास रहता है, रिसोर्सेज रहते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी। तो एकदम वर्स्ट केस पकड़ के चलते, लाइक किसी का हाँ 3 साल गैप है, हाँ मैकेनिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, बिलो 60% है इंजीनियरिंग में, या फिर 12th में भी समझो। उसके बाद चलो यहाँ तक, मतलब ये तो पास हो गया, जो सीसी के मार्क्स रहेंगे वो तो मतलब आपके ऊपर डिपेंड है, आपको ज्वाइन करने के बाद कैसे हो। बराबर तो बराबर। ये बैकग्राउंड है समझो, मतलब एकदम वर्स्ट केस पकड़ रहा हूँ मैं। तो कितने चांसेस है कि प्लेस हो जाएगा या फिर हो जाएगी। चांसेस ऐसे है, अगर तुम्हें फर्स्ट कंपनी मिल रही है सर्टन अमाउंट ऑफ पैकेज, तो ऐसा पकड़ के चलो, दिस इज माय फर्स्ट एंड द लास्ट चांस, गिव योर बेस्ट, जॉब को उठाओ एंड देन ट्रेवल योरसेल्फ अहेड, ऐसा तो बोलूंगा इन बहुत वर्स्ट केस में। ओके, तो कॉल्स कितने आ सकते हैं, मतलब अभी तो तुम्हारे इसमें लाइक, हाँ मतलब ये बता दो कि उस बंदे को कॉल्स कितने मिल सकते हैं। जैसे मैंने सुना है सीसीई के जो मार्क्स होते हैं उस पर भी ज्यादा डिपेंड करता है, लाइक उसके उसके सिर्फ उसके बेस पर भी कुछ कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है। हाँ तो उसके बराबर। लिए एक ऑप्शन है कि सीसीए में अच्छा स्कोर कर लो तो तुम्हारा प्लेसमेंट के ज्यादा एग्जैक्टली चांसेस हो जाएंगे। फिर भी वर्स्ट केस में एग्जैक्टली। कितने कॉल्स मिल सकते हैं, क्या लगता है। और वर्स्ट ऐसा केस में अभी, अगर मुझे जो पता है, जो मेरे साथ एक था 2016 पास आउट है, 12th में उसका एक बैरियर था कि कुछ 59.42% थे उसके, 60 नहीं था, फिर भी उसको 13 कॉल मिल गए थे और अच्छा खासा अमाउंट में मिल गया था उसको, कॉल्स मिले थे। तो मिल जाते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं, बच्चों को लगता है कि हाँ, गैप होने से या फिर ये होने से सीडैक में होगा या नहीं होगा, एक सेंस ऑफ क्वेश्चन नहीं रहता हो है जाता माइंड है, में। ओके। नहीं हो जाता है, बट ऐसा है कि व्हेन यू आर स्टैंडिंग एट द वर्स्ट केस, पहला कॉल भी रहेगा ना, ऐसा पकड़ के चलो, दिस इज माय 30th कॉल, गिव योर बेस्ट, जॉब ले लो और भाग जाओ। मैं तो यही बोलूंगा, पर्सनल एक्सपीरियंस। तो सोर्सेज बता दिया, तो अभी बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा। बच्चों को डर लगता है डेटा स्ट्रक्चर से, तो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है डेटा स्ट्रक्चर पता होना, या फिर ड्यूरिंग इंटरव्यू पे अगर डेटा स्ट्रक्चर पे, मैंने सुना है लगभग चलता है, मतलब इंटरव्यू की कुछ चीजें कभी कभी प्रोजेक्ट पे, कभी कभी डीएस पे, कभी कभी सिर्फ जावा पे, वैसे होती है अलग अलग। तो डीएस का पार्ट कितना बराबर। इम्पोर्टेंट हो जाता अ, अभी अगर देखा जाए, फ्रैंकली स्पीकिंग, फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है तुम्हारे पास, या फिर कुछ एक रैंडम नाम पकड़ लेते हैं, XYZ फाइनेंस कंपनी है। अभी फाइनेंस कंपनी है तो वो डेटा स्ट्रक्चर्स पे ही चलेगी, या फिर कोई ऐसी कंपनी है जो, मतलब नहीं क्या, एक हायरार्की वे में चलती है, तो उनके वो तुम्हें मैक्सिमम अगर 10 क्वेश्चंस पूछने हैं ना, तो 10 में से 7 क्वेश्चंस वो डीएस पे ही पूछेंगे। नॉट नेसेसरी कि तुम्हारा कोडिंग कैसा है, इट्स ऑल अबाउट द वे यू थिंक,
तुम ये अप्लाई क्यों करना है तुम्हें, वो है। जितना लॉजिकली तुम स्ट्रांग हो बस उतना है, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता है कि तुम एग्जैक्ट वही कोड लिखो या फिर वही डिलीवर करो, ऐसा चीज़ है। तो अब ये बता दो, जो कोडिंग राउंड होता है, फर्स्ट राउंड के बाद कोडिंग राउंड होता है, कुछ कंपनीज का होता है, कुछ का नहीं होता है शायद। तो लेवल ऑफ कोडिंग के क्वेश्चंस कैसे होते हैं? मतलब कितने टफ होते हैं? बहुत हार्ड होते हैं या फिर मॉडरेट लेवल या फिर? अ, अगर मैंने जो दिया था, मेरा थर्ड कॉल था एमडॉक्स का, तो उसमें कंपनी के हिसाब से था कि हाँ, उनका एक बहुत टफ लेवल था कि लाइक ये आना ही चाहिए या फिर एटलीस्ट तुम्हारा कोड्स तो भी कंपाइल्ड होना चाहिए। डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी, पर एट द एंड ये है, डरो मत। कंपनी मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी देखती है कि अटेम्प्ट्स कितने किए हैं स्टूडेंट ने, एटलीस्ट ही शोइंग हिज विलिंगनेस टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, ऐसा। क्योंकि थे मेरे साथ भी कोई जन थे कि दे वर लैगिंग बिहाइंड इन सम पार्ट, बट स्टिल दे वर इन द रेस विद मी टू अटेंड द इंटरव्यूज, ऐसा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते ही बच्चों को डाउट होता है कि मेरी कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो क्या मैं परफॉर्म कर पाऊंगा बेटर ड्यूरिंग कोर्स या फिर इंटरव्यू में बेटर परफॉर्म कर पाऊंगा? तो कम्युनिकेशन स्किल कितना इम्पोर्टेंट है या फिर क्या चीजें होती होंगी सेंटर में, क्या चीजें होती है जिससे कम्युनिकेशन? जैसा मैंने बोला पहले, इट्स ऑल अबाउट द वे यू कन्वे। तो कम्युनिकेशन प्लेज 100 on 100%। इफ यू आर गुड विद द कम्युनिकेशन, यू कैन कन्वे वेरी वेल। इफ यू, हाँ, उसमें भी थोड़ा बहुत चलता है कि हाँ, कुछ तुमने स्टैमर किया या वो सब वो चलता है, बट यू शुड बी क्लियर विथ योर टोन, यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर स्पीच। और रही बात, इफ यू आर अ बिगनर, तुम्हें कुछ पता भी नहीं है, तो सेंटर्स आर देयर टू हेल्प यू आउट। वो लोग तुम्हें कवर अप करा लेते वो सब चीज़ों में भी। तो गाइस बोलूँगा यही, कम्युनिकेशन इज़ द की इन एवरी इंटरव्यू। गाइस मैंने मतलब इसके खारगर सेंटर के बारे में अलग से एक वीडियो बनाया, वो देख सकते हो तुम लोग साहिल के साथ ही। तो अभी आगे ये बता दो, एप्टीट्यूड कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड अगर नहीं निकला तो तुम आगे कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो इसके बारे में बता एप्टीट्यूड दो। राउंड एप्टीट्यूड राउंड ऐसा है, अगर वो निकल गया तो तुम 50% तुम्हारा इंटरव्यू क्रैक हो गया, बस। ओके। क्योंकि एप्टीट्यूड एक ऐसा बैरियर है ना कि तुम कोडिंग्स में भी अच्छे हो, कम्युनिकेशन में भी अच्छे हो, सब में अच्छे हो, पर वो मैथ्स का एक ऐसा पॉइंट पे आता है ना कि हाँ, वो फर्स्ट स्टेज रहता है और हम वहीं पे लैग कर जाते हैं। तो मैं तो बोलूँगा कि डे 1 से नहीं, पर एटलीस्ट फर्स्ट वीक में 2 बार तो भी एप्टीट्यूड्स की प्रैक्टिस करो, ऐसा। अगर ड्यूरिंग वो, हाँ, बराबर। तो मतलब वही मतलब हेल्प हो जाती है। एग्ज़ैक्टली। ओके, बाकी तो हो गया है। तो अभी ये बता दो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं जैसे सितंबर बैच में कुछ बच्चों ने ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया, और जो ऑफलाइन का वेट कर रहे थे वो लोग अभी तक वेट ही कर रहे हैं। मतलब कब होगा सीडैक ओके। ऑफलाइन किसी को नहीं पता। तो ऑनलाइन में और ऑफलाइन में क्या मतलब डिफरेंसेस क्या नजर आते तुम्हें, या फिर ऑनलाइन में क्या प्लस पॉइंट है? तुमने ऑनलाइन किया तो उसमें क्या प्लस पॉइंट थी या फिर क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे? तो क्या चूज अ, करना चाहिए? और स्पेशली मैकेनिकल के स्टूडेंट को क्या दिक्कतें आ रही है ऑनलाइन में? अ, दिक्कत दिक्कत की बात की जाए तो अगर अपन वही चीज़ पे कॉन्संट्रेट करेंगे तो 6 महीने पूरा तो बोलेंगे कि स्ट्रगल में निकल गया। तो हाँ एक हाँ। पार्ट है, महीना 2 महीना हुआ, ट्राई टू कोप अप विद द थिंग्स। फर्स्ट मैं बोलना चाहूँगा, इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि जो मनी 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 फैक्टर, ऑफलाइन में पैसा तुम्हें ज़्यादा भरना है, ऑनलाइन मोड में कंपैरेटिवली लेस भरना है। तो वहाँ का तुम्हारा एक मतलब अलग चीज़ है, वो चीज़। प्लस तुम्हारे हर टाइम फैमिली के टच में भी रहते हो, इफ यू फील लो, इफ यू फील डाउन, एक मॉरल सपोर्ट अच्छा खासा बना रहता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन आईटीज़ को ही कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, आईटीज़ को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है कि व्हाट आर वी डूइंग, ये सब चीज़ क्या चल रही है। बट एज़ द टाइम पासेस वो सब चीज़ सेटल हो जाती है अपने आप। इतना है कि किसी को पता नहीं कि कब स्टार्ट होगा, कब नहीं। So you can't wait for a longer period of time. तो ऑनलाइन में खारगर सेंटर मतलब आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देता था या फिर कैसे कैसे होता था अगर कोई हाँ, मिस कर गया?
अगर 9 to 12:30 लेक्चर्स चल रहे हैं, 1 बजे तक तुम्हें लिंक प्रोवाइड की जाती है और वो पूरा रेस्ट ऑफ द 6 मंथ्स वो लिंक्स अवेलेबल रहती है। You can go, log in, visit those links, and if you want, you can revise them also back again. तो मुझे लगता है लगभग क्वेश्चंस कवर हो गए। तो अभी बात करते हैं लाइक अगर अभी जो करंट बैच के स्टूडेंट है या फिर जो ज्वाइन करने वाले, इनको अगर शॉर्ट टिप्स देना चाहो जो अप्लाई करें उनको ड्यूरिंग कोर्स ज़्यादा हेल्प हो जाए, एकदम शॉर्ट में टिप्स दे दो कि लाइक ये पॉइंट याद रखना ताकि आपका कोर्स स्मूथली जाए या फिर प्लेसमेंट भी अच्छे से हो जाए। तो क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है? First important thing is don't compare. सब लोग का ग्रास्पिंग पावर अलग रहता है। No one will tell you the truth. अगर मैकेनिकल वाला भी है, अगर उसे जल्दी ग्रास्प हो रहा है, कहीं ना कहीं तो वो सब्जेक्ट के टच में था, पर कोई बताता नहीं है। बीइंग फ्रैंक कि हाँ कि ये मैंने हम लोग ने किया था, इसलिए हम लोग को फ्री जाता है। सो फर्स्टली डोंट कंपेयर। अगर तुम फर्स्ट लेवल पे हो, सेकंड डे थर्ड डे तुम सेकंड लेवल पे जाने ही वाले हो, सो डोंट बी दैट उसने किया तो मेरे से क्यों नहीं हो रहा। गो विद द फ्लो। सेकंड थिंग इज डेली का डेली कवर अप करो। 100% तो नहीं हो रहा है, 70 to 80% कवर करो। और थर्ड थिंग इज कि अभी ऑनलाइन मोड है, तो इट्स ऑल अबाउट द एफर्ट्स। तुम जितना एफर्ट्स दोगे उतना तुम्हें रिटर्न मिलने ही वाला है। बस यही सब चीज़ें। और मेन जो मैंने बोला कि डोंट कंपेयर, जर्नी बहुत स्मूथ जाएगा तुम्हारा। बस। तो साहिल एक लास्ट सवाल है जो बच्चों को रहता है, जो मैकेनिकल के बंदे होते हैं स्पेशली, उनको सीडैक करना चाहिए या फिर वो लोग बाकी कोर्सेज देखते हैं जैसे सैप देखते हैं या फिर बाकी कोई भी वेक्टर हैदराबाद का वेक्टर सेंटर या फिर बाकी कोई भी कोर्सेज होते हैं। तो क्या लगता है तुम्हें कि लाइक सीडैक चूज करना चाहिए या फिर कोई दूसरा कोर्स कर लो? इसके बारे में बता दो, ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसके बारे में। मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन तो ऐसा था, सैप में एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, प्लस सैप एक ओपन सोर्स नहीं है खुद में। और इफ यू गो विद द सीडैक, सीडैक में ऐसा नहीं बोलूँगा कि कम अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। हाँ, इन्वेस्ट तो करना पड़ता ही है हमें, प्लस एक जॉब का सिक्योरिटी भी होता है। और जो भी अपन सीखते हैं टेक्नोलॉजीज़, वो अभी मतलब सारी की सारी ओपन सोर्स में अवेलेबल है। तो इफ यू आर थिंकिंग टू हैव योर ओन स्टार्टअप इन आईटी सेक्टर्स और समथिंग, तो सीडैक के बाद वो एक बहुत मतलब जल्दी पॉसिबल हो जाता है। और फिर सैप करने के बाद एक ऐसा है, इफ यू हैव बिग अमाउंट विद यू, लाइक अगर लाइसेंस कॉपी भी खरीदना है तुम्हें सैप का, तो जस्ट गूगल कर लो कभी उसे, तो फिर तुम्हें मतलब एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ सीडैक ही क्यों, सैप क्यों नहीं। ऐसा तो आई विल से सीडैक ही कर लो। एक एक लास्ट सवाल था, लास्ट लास्ट ज़्यादा हो रहा है। ओके। तो मुझे ये बता दो तुम्हें कितने कंपनीज़ आई थी? मतलब तुम्हें कितने कॉल्स मिले थे? या फिर पहले और कि कौन से नंबर की कंपनी पे तुम्हें प्लेस हुआ या फिर उससे पहले कंपनीज़ में क्यों नहीं हुआ था? क्या मतलब कहाँ लैग कर रहे थे तुम? इसके बारे में बता दो ओके। एक थोड़ा-सा शॉर्ट में। ओके, ओके। मैं मेरे थर्ड कॉल पे ही प्लेस हो गया था। फर्स्ट कंपनी का कुछ ऐसा हुआ कि मुझे बाद में मालूम हुआ कि लाइक दे वर लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट विद सम एम्पल अमाउंट ऑफ सी शार्प आल्सो एक्सपीरियंस। तो बीइंग अ मैकेनिकल स्टूडेंट तो मुझे नहीं पता था। इवन तो मैं एचआर तक भी पहुंच गया था, तो उसमें मेरा वो सी शार्प की वजह से मेरा रिजेक्शन हुआ था। सेकंड जो मेरी कंपनी थी, मुझे कंटिन्यूअस उन्होंने पूछा, ओरेकल्स पे पूछे थे क्वेश्चन। ओरेकल और सी प्लस प्लस के ऊपर पूछे थे, जो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं थी कि कैसा काम करता है, कैसा नहीं करता है। तो ऑब्वियसली आई टूक दैट कि हाँ, मैं लैग किया उधर। और जो मेरी थर्ड कंपनी थी उसमें मुझे सीक्वल, जावा और सी के ऊपर भी पूछे, बट मैं प्रिपेयर्ड था कहीं न कहीं। तो हाँ, सी का मैंने जो मुझे एक अच्छा खासा 3 से 4 दिन का गैप मिला था मेरे सेकंड और थर्ड कंपनी के बीच में। मैंने तो फिर उस वो टाइम यूटिलाइज़ किया। मुझे जावा आता था, सीक्वल भी आता था, प्लस जो बैकएंड्स के थे वो भी आते थे। सो आई थॉट दैट कि जो 3-4 दिन मिल रहे हैं, सी और सी प्लस प्लस भी थोड़ा बहुत देख लूँ। तो हाँ, थर्ड कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया था, ऐसा। तो चलो लगभग कवर हो चुके हैं सभी सवाल। तो गाइस ये वीडियो अगर यहाँ तक देख चुके हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो। अगर कुछ भी आपके डाउट्स है
तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं या फिर साहिल कोई ना कोई अगर देख लेगा तो रिप्लाई कर देगा 100%। और अगर सीडैक रिलेटेड सीडैक डिस्कशन का ग्रुप है टेलीग्राम पे, वो ज्वाइन कर सकते हो। और मेरा एक इंस्टा का पेज भी है आईटी वर्ल्ड नाम से, तो वो पेज भी फॉलो कर लो, वहाँ मैं अच्छा-अच्छा कंटेंट शेयर करते रहता हूँ, मतलब वैल्यूएबल कंटेंट। अगर अच्छा लगता है तो फॉलो कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी जो साहिल के साथ और एक वीडियो बनाया खारगर, मतलब खारगर सेंटर के बारे में पर्टिकुलरली, मतलब क्या फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना चाहिए खारगर सेंटर लेना है तो, इसके बारे में, तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।